हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुरभि गौतम और मैंने इस साल की सिविल सर्विसेज एग्जाम 2016 में ऑल इंडिया रैंक 50 हासिल की है। मैं अपने स्टोरी के बारे में और अपने जर्नी के बारे में इस वीडियो में बताना चाहूंगी इस छोटे से ट्यूटोरियल में। मैं एक बहुत ही छोटे से गांव को बिलोंग करती हूं और उसी गांव में ही मेरी सरकारी स्कूल में 12th तक की पढ़ाई हुई है, जो पूरा ही हिंदी मीडियम स्कूल था। और स्कूल में बिल्कुल भी बेसिक कम्युनिटीज कुछ भी नहीं था। टीचर्स और ट्यूशंस के बिल्कुल का बहुत अभाव था। बुक्स भी हमें टाइम पर नहीं मिल पाती थी। हमारे गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, बहुत दिक्कत होती थी। लालटेन से हमें केरोसिन लैम्प जिसे कहते हैं उसमें मैं पढ़ा करती थी 12th तक की पढ़ाई मैंने गांव में की। उसके बाद मैंने स्टेट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम दिया, जिसमें मेरी अच्छी रैंक आई और मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया। तो मैंने भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की। अपने कॉलेज के टाइम पे भी मैंने यूनिवर्सिटी टॉप किया था और मुझे गोल्ड मेडल मिला था। और फिर कॉलेज के बाद मैंने ये जो सारे एग्जाम्स मैंने मेंशन किए यहाँ पे, BARC में मैं 1 साल एज अ न्यूक्लियर साइंटिस्ट में वहां रही। गेट मैंने क्वालिफाई किया। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के एग्जाम में मेरी ऑल इंडिया 2nd रैंक आई। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का एग्जाम मैंने फाइनल इंटरव्यू राउंड तक पूरा क्वालिफाई किया और मुझे कॉल लेटर भी आया। स्टेट PSC मध्य प्रदेश का, उसका मैंने प्रीलिम्स निकाला। SSC के मैंने बहुत सारे एग्जाम जो भी लिखे सारे ही ऑलमोस्ट क्वालिफाई किए थे, जो कि जिसमें कि CGL, दिल्ली पुलिस, FCI, ACIO का जो IB का एग्जाम होता है वो, ये सारे मैंने क्वालिफाई किए। उसी दौरान मैंने इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस 2013 का एग्जाम लिखा और मेरी ऑल इंडिया रैंक 1 आई। और फिर मैंने IAS 2016 के एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 50 हासिल की। तो मैं बताना चाहूंगी कि कैसे मेरी जर्नी प्रोग्रेस हुई। मेरा स्कूल एजुकेशन बहुत ही पुअर था, जैसे कि मैंने बताया। कभी टीचर्स नहीं होते थे, ट्यूशन कभी नहीं मिला और हर चीज का अभाव होता था, बिजली भी नहीं होती थी। तो जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी पढ़ाई की थी मेरे और मेरे पेरेंट्स के ऊपर थी। हमें खुद से ही सब कुछ करना था, मुझे खुद से ही सब कुछ करना था और आगे बढ़ना था, क्योंकि ये सारी चीजें नहीं होती थी। और मुझे लगता था कि मुझे अच्छा स्कूल मिलता, काश मेरे स्कूल की भी एक बस होती, हमारे पास भी यूनिफॉर्म वाला स्कूल होता। तो वो सारी चीजों ने फिर मुझे बहुत ही एम्बिशियस बना दिया। बचपन से ही मैं हर फील्ड में बहुत अच्छा करने की कोशिश किया करती थी। मैं पेंटिंग करना मैंने स्टार्ट कर दिया। मैं कविताएं लिखने लग गई अपनी कहानी के ऊपर। स्केचिंग करती थी, रंगोली बनाती थी, एम्ब्रॉयडरी करती थी। तो क्योंकि पढ़ाई का इतना बोझ भी नहीं था और क्योंकि वो जो सारे नाटक होते हैं ट्यूशंस के और बहुत सारी क्लासेस के, वो सब नहीं थे, तो मैंने अपना ओवरऑल डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया था और अपने एम्बिशंस को पालना शुरू कर दिया। तो जब 12th की पढ़ाई मैंने कंप्लीट की अपने गांव से, 10th 12th में मैंने स्टेट की मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आया। तो एक ऐसा माहौल बन गया था कि मैं हूँ वाला, कि मैं गांव की सेलिब्रिटी टाइप की थी, कि हर वर्ष बोर्ड के परीक्षाओं के समय पे मेरे रिजल्ट का सबको इंतजार होता था कि ये लड़की कुछ अच्छा करेगी। तो गांव से जैसे ही मैं कॉलेज में गई भोपाल में, तो मुझे बहुत ही एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस सी फील हुई। पहला रीजन तो था कि मेरी अंग्रेजी बिल्कुल ही अच्छी नहीं थी। मैं हिंदी मीडियम से गई थी, वहां पे बच्चे ऑलमोस्ट इंग्लिश मीडियम के थे। तो आई फेल्ट वेरी बैड, लाइक मैं गांव में हमेशा पहली सीट में बैठने वाली बच्ची थी और वहां पे आई फेल्ट लाइक सिटिंग ऑन द लास्ट रो विद गोइंग अननोटिस। तो मुझे बहुत ही एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हुई और मुझे बहुत बुरा लगा कि मैं यहाँ कहाँ आ गई नई जगह पे और यहाँ पे मेरा कुछ महत्व तो नहीं है, मुझे कोई नहीं जानता है। तो फिर मैंने बहुत मेहनत की कि मुझे बहुत अच्छा करना है पढ़ने में, मुझे अपनी अंग्रेजी सुधारनी है और हर सब्जेक्ट में बहुत अच्छा करना है। और फिर पता नहीं मैंने किस तरीके से मेहनत की, मैडली आई वर्क ओवर इट एंड फर्स्ट सेमेस्टर में ही फिर मैंने यूनिवर्सिटी टॉप कर लिया और मुझे चांसलर अवार्ड मिल गया। इंग्लिश सुधारने के लिए भी मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की। मैं किताबों से स्पेलिंग्स ढूंढना शुरू कर दिया। रोज मैं 10-5 शब्द अपने दीवारों पे लिख करके पेपर में चिपका लेती थी। सुबह उठकर उन्हें देखती थी, सोते समय उन्हें देखती थी। उन वर्ड्स को उठा करके खुद से बातें करती थी, सेल्फ टॉक करती थी उन वर्ड्स का यूज कर करके। टीवी में अगर कहीं भी, वैसे टीवी हमारे पास था नहीं वहाँ भोपाल में भी जब हम रहते थे कमरा लेकर के, पर फिर भी मकान मालिक है किसी का भी टीवी वगैरह, अगर कोई वर्ड सुन लिया, कोई फ्रेज सेंटेंस सुन लिया है इंग्लिश का, तो हम उसे बार बार मन में रिवाइज करते थे कि वो याद रह पाए, रिटेन कर पाए हम उसको। और धीरे धीरे बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स में मैंने इंग्लिश को सीखा और उसे इम्प्रूव किया, ग्रामर इम्प्रूव की। इतना ज्यादा मैं उस पर गुम चुकी थी कहना चाहिए कि मुझे सपने भी तब से लेकर के कॉलेज के फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के आज तक अंग्रेजी में ही आने लगे। सारे कैरेक्टर्स इंग्लिश में बात करते थे मेरे सपनों में और आज भी करते हैं।
कॉलेज में भी मैंने एक बहुत ही कहना चाहिए कि स्ट्रिक्ट लाइफ अपने आप को दी। मैं कभी मूवी देखने नहीं गई, कभी घूमने फिरने नहीं जाती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि पहले कुछ बन जाऊं। बहुत छोटी सी जगह से आई हूं, अगर फेल हो गई या फिर अच्छा नहीं कर पाई तो मेरे पास कुछ भी अच्छा करने का कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। मुझे कुछ बन के दिखाना था। बहुत सारे मैंने एम्बिशंस पाल रखे थे, सोच रखा था कि मैं कुछ अच्छा करूंगी। इसलिए मैंने बहुत ही अपने आप को लिमिटेड रखा अपनी, और अपने पर्सनालिटी, अपने बायोडेटा इंप्रूवमेंट और अपने मार्क्स इंप्रूवमेंट पे ही मैंने पूरा फोकस किया। 12th तक जब मैं थी, 12th तक तो मुझे फिजिकल प्रॉब्लम्स, मेडिकल प्रॉब्लम्स कुछ थी। मुझे रिमेटिक फीवर की समस्या थी, जिसके कारण मुझे हर 15 दिन में मेरे पेरेंट्स हमारे गांव से काफ़ी दूर 120 किलोमीटर्स जबलपुर है, वहाँ लेकर के विजिट करने डॉक्टर को जाया करते थे। तो वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। मुझे बहुत ही पेन होता था सारी बॉडी में, बोन्स मेरी वीक थी, उन पे पेन होता था। उस वायरल अटैक के कारण मुझे हर 15 दिन में एक पेनिसिलिन का एक हाई डोज एंटीबायोटिक इंजेक्शन लेना पड़ता था, और उसके कारण मुझे 3-4 दिन फीवर आता था। तो ये सारी चीज़ें बहुत परेशान करती थी बचपन में, और इन सब से होकर के ही मुझे गुजरना पड़ा। 10th का जब रिजल्ट आया मेरा, तो मेरे 93.4% मार्क्स थे। मार्क्स स्पेशल इसलिए थे क्योंकि मुझे मैथ्स और साइंस दोनों में ही 100 में से 100 नंबर मिले थे, और एक पहला अपने आप में एक अचीवमेंट था। और उसके कारण मैं बहुत चर्चा में आ गई, और न्यूज़पेपर्स वाले आए मेरे घर पे। उन्होंने मुझसे इंटरव्यू में पूछा कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो। तब मेरे मुंह से निकला कि मैं डीएम, मैं कलेक्टर बनना चाहती हूँ बड़े होकर के। पर मुझे पता नहीं था कि कैसे बना जाता है कलेक्टर, क्यों बना जाता है कलेक्टर, करता क्या है। पर शायद सपने की शुरुआत मेरी वहीं से हुई। तो मैंने कॉलेज किया बहरहाल। फिर उसके बाद मैंने कॉलेज कंप्लीट करके टेक्निकल एग्जाम्स बहुत सारे कॉम्पिटिटिव लिखे, और मैंने ऑलमोस्ट सारे क्लियर किए, क्योंकि मैंने कॉलेज में बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ उन सारे बच्चों को जो कोचिंग के लिए बहुत परेशान होते हैं, कि ठीक है, अगर आपको मिल रही है कोचिंग इजीली तो आप चले जाइए, वरना चीज़ों को स्टेक पे रख करके कोचिंग जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे ही ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से पढ़िए। अगर आपका कॉलेज अच्छा नहीं है तो भी, क्योंकि मेरा कॉलेज भी कुछ बहुत अच्छा कॉलेज नहीं था, इट वॉज अ नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज, और जहाँ पे भी पढ़ाई का शायद अच्छी नहीं, मैं कहना चाहूंगी उतनी अच्छा लेवल नहीं था, तो मुझे खुद से ही हर चीज़ करनी पड़ी। तो क्योंकि वहाँ पे मैंने यूटिलाइज किया था टाइम अच्छे से, तो मैं बाद में सारे एग्जाम्स अच्छे से क्लियर कर पाई। कॉलेज के बाद मैं टीसीएस में मेरा प्लेसमेंट हो गया, पर मैंने उसे ज्वाइन नहीं किया। फिर मैंने पहला रिटर्न बीएआरसी का निकाला, और बीएआरसी का इंटरव्यू निकाला। ये बीएआरसी का इंटरव्यू मैं मेंशन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि दिस वाज द मोस्ट टफेस्ट इंटरव्यू, क्योंकि मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हैं इन सारे एग्जाम्स के। मैंने यूपीएससी में भी 2 बार इंजीनियरिंग सर्विस, और एक बार इंजीनियरिंग सर्विस और एक बार आईएएस, मतलब मैं 2 बार यूपीएससी के इंटरव्यूज भी दे चुकी हूँ। पर इन सारे इंटरव्यूज के कंपैरिजन में अगर मैं कहूँ कि टफेस्ट कौन सा था, तो बीएआरसी का था। 1.5 घंटे 5 डिस्टिंग्विश साइंटिस्ट का पैनल होता है जो आपको ग्रिल करता है एक एक टेक्निकल एस्पेक्ट पे, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे, और वो मैंने क्लियर किया था, और उससे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बहुत बढ़ गया था। तब मेरी उम्र 20.5 साल की थी। फिर मैंने आईएएस का एग्जाम भी उसी दौरान पे लिखा था, और तब मैंने 21.5 साल में आईएएस ऑल इंडिया रैंक 1 के साथ निकाला था, और मैंने इसे 22.5 साल में ज्वाइन किया था। तो अपने बैच में मैं यंगेस्ट थी। मैंने फिर उसके बाद जब रेलवे ज्वाइन कर लिया, तो मैंने सिविल सर्विसेज एग्जाम के बारे में सीरियसली सोचा कि अब मैं फाइनली, दिस इज द ओनली थिंग दैट इज लेफ्ट फॉर मी टू क्लियर, एंड दिस इज व्हाट आई फाइनली वांट। तो फिर मैंने सीरियसली और स्ट्रीमलाइन करके अपने सारे एनर्जी को सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ाई करनी शुरू की ट्रेनिंग के दौरान ही। और मैंने ऑप्शनल सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चुना। उसके 2 रीजन थे। पहला रीजन तो ये था कि क्योंकि मैं ट्रेनिंग में थी, तो मेरे पास क्लासेस लेने का या बहुत ज़्यादा समय देने का किसी नए ऑप्शनल पे मौका नहीं था, मेरे पास मार्जिन नहीं था। तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स से थी मैं, तो इलेक्ट्रिकल ले लिया, जिससे 4 एक्स्ट्रा जो कोर सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल के होते हैं वो मैं पढ़ लूंगी, ये सोच करके। दूसरा रीजन ये था कि मुझे खुद इलेक्ट्रिकल में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। कॉलेज में मैं जब इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ती थी, तो मैं चाहा करती थी कि थोड़ा सा मशीन का पोर्शन, थोड़ा सा पावर सिस्टम का पोर्शन जो इलेक्ट्रिकल में होता है, वो मुझे पढ़ने को मिल जाए। तो अब क्योंकि वो मौका मेरे पास था, तो मैंने फिर आई डिसाइडेड टू गो फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एज एन ऑप्शनल, डिस्पाइट, क्योंकि सब लोग कहते थे कि ये स्कोरिंग नहीं होता है और बहुत ही कम परसेंटेज है सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का इस ऑप्शनल से। पर फिर भी मैंने सोचा कि लेट मी ट्राई, देखती हूँ मेरे साथ क्या होता है, तो मैंने ये लिया। फिर इसके लिए मुझे बहुत बहुत सेल्फ स्टडी करनी पड़ी। ये पूरी ही तैयारी सिविल सर्विसेज की मेरी सेल्फ स्टडी पे बेस्ड थी।
और क्योंकि हम एक जगह नहीं रहते थे ट्रेनिंग के दौरान, हमें अलग अलग सिटीज़ पे रेलवेज की ट्रेनिंग में जाना होता है, तो हम मोस्टली ट्रेन पे ट्रैवल करते थे। इसलिए मेरे बुक्स में ज़्यादा कैरी नहीं कर पाती थी, तो मैंने टैब लिया और टैब में ही मेरा सारा स्टडी मटेरियल होता था जिससे मैं पढ़ती थी। और फाइनली फिर मैं ऑल इंडिया रैंक 50 ले आई। और इस बार और मेरा एक सपना था कि मैं 25 साल की हो जाऊं और आईएएस बनूं। 25 साल की जब मैं रहूंगी तो मैं आईएएस बनूंगी और अपना बर्थडे 25th बर्थडे में मसूरी में अकेडमी में ही मनाऊंगी, ऐसा मैंने सोचा था कभी। तो वो भगवान की दया से और मेरे पेरेंट्स के आशीर्वाद से और मेहनत से सफल हो पाया। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी दोस्तों कि सपने देखिए, सपने देखने के पैसे नहीं लगते, और बड़े सपने देखिए, बहुत बड़े सपने देखिए और उनके लिए मेहनत करने को तैयार हो जाइए। अपने आप पे भरोसा रखिए कि हाँ, ये सपने सच होंगे। अगर हम उन्हें देख सकते हैं तो हम उन्हें सच करने की काबिलियत भी है, और वो एक दिन सच होंगे। जब मेरे जैसे बैकग्राउंड का कोई पर्सन जिसके पास सारे ऑड्स थे, हर चीज डिफिकल्ट थी, जिसके लिए कोई भी सुविधा नहीं थी, और एम्बिशन पाल करके वो पर्सन आगे बढ़ सकता है, अपने सपने सच कर सकता है और इतने सारे एग्जाम्स निकाल सकता है, तो मुझे लगता है हर कोई अपने सपने पूरे कर सकता है और हर कोई जो भी चाहे कर सकता है। तो बस सपने देखना शुरू कीजिए और उन पे काम करना शुरू कर दीजिए, अपना समय बर्बाद मत करिए। एंड मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।